स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन एबीसी फाउंडेशन एकेडमी वेलकम्स ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने पढ़ा था सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बिल्कुल बेसिक चीज उसमें हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो करंट है वो एक्चुअल में फ्लो कैसे होता है। ठीक है, उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी देखिए फिर से क्या था। मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर था। ठीक है बेटा, मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर था, ये हमारे पास सेल था। ठीक है, ये था केमिकल सेल। ये सेल क्या था, यही सोर्स था। एक्चुअली ये प्रोड्यूस करता है एक, देखिए कुछ चीजें हैं जो हम आपको अभी नहीं समझा पाएंगे, जैसे कि ईएमएफ हो गया, है ना, ईएमएफ हो गया या इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इसके बारे में हम बात करेंगे हायर क्लासेस में। अगर मैं भी समझाने भी जाऊंगा तो उसका कोई, मुझे लगता नहीं कोई सेंस बनता है। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, ये चीजें हम पढ़ेंगे कब, हायर क्लासेस में। जब 11th 12th क्लास में हम जाएंगे, सीबीएसई में अगर साइंस लेंगे आप, तो ये 12th क्लास में आपको चैप्टर मिलेगा। ठीक है, 11th क्लास में स्टेट बोर्ड अगर लेंगे तो 11th क्लास में भी है इलेक्ट्रिक करंट का आधा चैप्टर, आधा 12th में। लेकिन अगर सीबीएसई देखेंगे तो पूरा 12th का जो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है वो 12th क्लास में। ठीक है ना बच्चों। तो ये चीजों के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतना समझ लीजिए अब फिलहाल के लिए कि पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे मूव कर रहे थे, फ्रीली। कैसे मूव कर रहे थे, फ्रीली, विदाउट एनी, फ्रीली मूव कर रहे थे विदाउट एनी एक्सटर्नल, विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं था, तो ये फ्रीली मूव कर रहे थे बच्चों। कैसा मूव कर रहे थे, फ्री मूव कर रहे थे। जैसे ही ये सेल अप्लाई हुआ, ठीक है, जैसे ही ये सेल अप्लाई हुआ तो ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक डायरेक्शन हो गई। एक डायरेक्शन में इन सब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, और क्योंकि एक डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे बच्चों, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, दे बिकम इफेक्टिव। इनकी जो एनर्जी है वो यूजफुल हो गई। पहले इनकी एनर्जी, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहे थे तो एक दूसरे से कोलिजन हो रहा था, टकरा रहे थे आपस में, और जब आपस में टकरा रहे थे तो उनका टोटल एनर्जी कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, है ना, आपस में ही टकरा रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। जब सेल अप्लाई कर दिया तो अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे बिकम इफेक्टिव। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, वो परेड जब करते हैं तो एक साथ ऐसे चलते हैं ना, ऐसा ढप ढप ढप, एकदम पैरों की आवाज एक साथ आती है उनकी। तो कभी आपने उनको लाइव देखा है चलते हुए, तो बड़े ही, मतलब इफेक्टिव साउंड होता है वो, लाउड साउंड होता है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक साथ सब ऐसे पैर को नीचे जमीन पर पटकते हैं। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर वो किसी पुल से गुजर रहे हैं तो वो परेड के लिए मना होते, वहां पर आप परेड नहीं कर सकते। परेड मतलब वो जिस तरह से आप पैर को पटक रहे हैं ना एक साथ, वहां पर नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां चांस है कि वो पुल टूट जाए, वो पुल टूट जाए, ठीक है, या उसको क्षति पहुंचे, उसको उसको थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए। वहां नहीं करते ऐसा कभी भी, वहां अलाउड नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब वो एक साथ ऐसा करते हैं तो दे बिकम मोर इफेक्टिव। इसी तरह से जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं तो ये करंट फ्लो कराते हैं। तो मेनली करंट फ्लो किसकी वजह से हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हुआ। बट ये सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो सेल प्रोड्यूस करता है इसको नाम दिया जाता है। ये सेल क्या कर रहा है, ध्यान से देखें तो ये सेल कर रहा है वर्क डन। क्या कर रहा है, वर्क डन। किस पर कर रहा है वर्क डन, चार्ज पर। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, वर्क डन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो ये जो सेल है ना, ये सेल प्रोवाइड कराता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज।
ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। या इसको हम सिंपली बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, और सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज। ठीक है, हालांकि इनका स्पेसिफिकली मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, बट अभी समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज क्या मतलब है सर इसका? मतलब ये है बच्चों, अब देखिए कॉन्सेप्ट मैं शुरू कर चुका हूं एक्चुअल में। ठीक है, जीरो क्लास ही काउंट करेंगे इसको भी, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा यहाँ पे। तो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, वर्क डन क्या है? ये वर्क डन कौन कर रहा है? ये वर्क डन कर रही है सेल। कौन कर रही है वर्क डन? सेल कर रही है, केमिकल सेल वर्क डन कर रही है। ठीक है, किस पर वर्क डन कर रही है? चार्ज पर वर्क डन कर रही है। किस पर वर्क डन कर रही है बच्चों? चार्ज पर वर्क डन कर रही है। समझ रहे हैं आप? किस पर वर्क डन कर रही है? चार्ज पर वर्क डन कर रही है। तो क्योंकि ये सेल वर्क डन कर रही है किस पर? चार्ज पर। चार्ज क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स हैं प्यारे बच्चों। तो इसको नाम दिया जाता है वोल्टेज का फॉर्मूला इस तरह से बनता है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, W बाय। अब इन चार्ज पर वर्क डन करने की वजह से सारे चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो एक डायरेक्शन में भागते हुए चले जाते हैं। समझ लीजिए आप। और जब एक डायरेक्शन में भागते हुए चले जाते हैं तो दे बिकम इफेक्टिव, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है डिवाइस के अंदर। डिवाइस के अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? वोल्टेज कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको? सेल, जिसको हम सोर्स ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, सोर्स भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं इसको। बात समझ पा रहे हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जा सकता है इसको। इसको सेल भी बोलते हैं। यही ईएमएफ भी प्रोड्यूस कराता है जो मैं बता रहा था, ईएमएफ। और इस सेल का एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी अभी नहीं जुटाएंगे, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, मैं कंफ्यूज हो जाओगे खामा में। ठीक है, तो इतना समझ लो, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम नहीं पढ़ेंगे। वोल्टेज तो हम पढ़ेंगे, हालांकि वोल्टेज से पहले ईएमएफ है, बट समझ लो कि वोल्टेज ये प्रोवाइड कराता है कौन? सेल। केमिकल सेल किसको प्रोवाइड कराता है बच्चों? वोल्टेज को प्रोवाइड कराता है। यहां तक बात समझ में आ गई? वोल्टेज का फॉर्मूला भी दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये हमें पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जनरली प्रोड्यूस कैसे होता है, या चार्ज जो है जनरली किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या ट्रांसफर कैसे होता है? जब आप दो बॉडीज को क्या करोगे, आपस में रब करोगे तो चार्ज ट्रांसफर होता है या चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कई तरह से चार्ज जो है बॉडी होती। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो चार्ज मेनली दो तरह का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम जानते हैं दो तरह का चार्ज। और आप ये तो जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, सॉरी ये रिपेल करेगा। मतलब सेम चार्ज होंगे तो रिपेल होंगे, और डिफरेंट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये होगा। अब बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज, वो किसको कहा गया है? इलेक्ट्रॉन को। किसको कहा गया है? इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। हालांकि इससे भी स्मॉल चार्ज होते हैं, बट अभी इतना समझ लो फिलहाल कि स्मॉलेस्ट चार्ज किसको नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। क्या आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक चार्ज के ऊपर, बेसिक क्लास है ये, इसमें कोई वैसा नहीं पढ़ा रहा हूं कंसेप्चुअल, कल से पढ़ाऊंगा कंसेप्ट। अभी सिर्फ बेसिक समझ लो कि क्या आपको ये जानकारी है कि भाई जो स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बता चुका हूं। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बता चुका हूं। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है ये भी बता चुका हूं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है भाई साहब। इसको रेस कर देते हैं फिलहाल। तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मास ऑफ प्रोटॉन है, ये दोनों चीज समझ लीजिए। मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बता चुका हूं आपको। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों कितना? 1.6 या 1.7 अप्रोक्स इतना होता है, 10⁻⁻27 kg।
ये मास ऑफ प्रोटॉन है, जो कि लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। किसके इक्वल होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। क्या मुझे बता सकता है कोई कि मास प्रोटॉन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कौन हैवी पार्टिकल है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कौन हैवी पार्टिकल है? कोई बता सकता है मुझे? आप में से कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कौन हैवी पार्टिकल है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कौन हैवी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैवी पार्टिकल है? अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन पर जो पावर है वो माइनस में है, माइनस में पावर है। इलेक्ट्रॉन हल्का है रे बच्चे, -31 है वो, और वो -27 है। इसलिए पूछ रहा था मैं बेटा, वो माइनस में पावर है, समझो उसको। कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10 टू पावर -1 बड़ी है या 10 टू पावर -2 बड़ी है? कौन सी वैल्यू बड़ी है बताना, कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10 टू पावर -1 या 10 टू पावर -2? कौन सी वैल्यू इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है? विच वन इज ग्रेटर? बताइए। -1 अभी आया ना लाइन पे। तो जब -1 बड़ी है तो यहाँ ये वैल्यू कैसे बड़ी कर दी तूने? -31 थोड़ी बड़ी होगी, -27 बड़ी होगी। समझ में बात आ रही है? जिसकी पावर माइनस में कम है वो वैल्यू बड़ी है। क्यों? देखो, 10 टू पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, और इसको लिख सकता हूँ 1/10 का स्क्वायर, मतलब 1/100। तो भैया 1/10 वैल्यू, इस ये कितना हो गया? 0.1, लेकिन ये कितना हो गया? 0.01। कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली वैल्यू बड़ी। तो जितनी पावर माइनस में बढ़ेगी उतनी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो भैया कौन है इसमें से लाइटर पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर पार्टिकल है। क्या है? लाइटर है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? लाइटर पार्टिकल है। प्रोटॉन तो हैवी है, और प्रोटॉन का मास मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में 10,000 गुना बड़ा है प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास हालांकि ऑलरेडी अपने आप में बहुत छोटे हैं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, लेकिन फिर भी जब हम माइक्रोस्कोपिकली चीजों को पढ़ते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिकली चीजों को पढ़ते हैं, तो भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, या मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। 10,000 गुना बड़ा होता है, 10,000 टाइम। 4 पावर आ गई ना, 4 बढ़ गई, तो 4 बढ़ाना जरा, 1 2 3 4, तो 10,000 टाइम हो गया ना। क्लियर होगी बात? ओके, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। चार्ज ऑब्वियसली सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही कहा गया है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को ही मानिए फिलहाल, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, ठीक है, लगभग लगभग बराबर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। इतनी बात समझ में आ गई? यहां से मैं आपको एक चीज बताने जा रहा था, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बता रहा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, क्या बता रहा हूं मैं आपको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है वो सुनिए। देखो बेटा, ये बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, सपोज करो ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी है ए, ठीक है। ये कोई दूसरी बॉडी, ये बॉडी बी, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल। मुझे कोई आप में से बता सकता है कि अगर ये दोनों बॉडी न्यूट्रल हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कोई बताएगा मुझे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे इसमें? बॉडी कैसे न्यूट्रल है? बॉडी कैसे न्यूट्रल है? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बॉडी में, कितने प्रोटॉन होंगे? जल्दी से कमेंट करो, टाइम नहीं है इतना कि वेट करेंगे हम, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से कमेंट करो प्यारे, जल्दी से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप गलत बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो हम सही कर देंगे, डरने की बात है नहीं, लेकिन सीखने में तो आएगा ना बच्चों। बिंदास भड़ जाओ एकदम, कोई डरने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है।